से बात महाराष्ट्र की करते हैं और दिग्गजों के चेहरे की करते हैं जिनकी सियासी साख इस वक्त दांव पर लगी हुई है। और सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की, जो कोपरी पचपखड़ी सीट से चुनावी मैदान में हैं। अपनी सीट पर तो वो जीत दर्ज कर पाएंगे, लेकिन क्या वो ठाणे कोंकण बेल्ट में भी शिवसेना के शिंदे गुट की विजय पताका लहरा पाएंगे? अगर बड़ी संख्या में जीत हासिल होती है तो ये कहा जा सकता है कि फिर सीएम का सेहरा तो उन्हीं के सर पर होगा। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देवेंद्र फडणवीस भी चुनावी मैदान में हैं। नागपुर से वो चुनाव लड़ रहे हैं, नागपुर साउथ वेस्ट। पिछली मर्तबा उन्होंने 49,000 सीट मार्जिन से ये चुनाव जीता था। इस बार अगर बीजेपी की जीत का ये मार्जिन और ज्यादा बड़ा होता है, ना सिर्फ उनकी जीत का, अगर संख्या बीजेपी की और ज्यादा बड़ी होती है तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलेगा कि ये सीएम का सेहरा देवेंद्र फडणवीस के सिर पर भी बांधा जा सकता है। क्योंकि आप जरा अमित शाह के उन बयानों को याद करें जिसमें उन्होंने कहा था, या फिर आप पार्टी के बाकी नेताओं के बयानों को याद करें जिसमें वो ये कहते थे कि चुनाव के नतीजों के बाद ये तय होगा कि सीएम कौन बनेगा। बात अजीत पवार की कर लेते हैं। अपने चाचा से बगावत करने के बाद, पार्टी को अलग करने के बाद, परिवार के अंदर विच्छेद हो जाने के बाद इस बार वो चुनावी मैदान में हैं। और लोकसभा चुनाव में चाहे मुद्दे हो, चाहे माहौल हो, वो बिल्कुल अलग तरीके का होता है। ये बात विधानसभा चुनाव की है। बारामती से, अपने गढ़ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। शरद पवार के वो राइट हैंड रहे हैं। शरद पवार की चाहे राजनीतिक विरासत रही हो, चाहे पारिवारिक विरासत रही हो, लगातार वो ही उसके फ्लैग बियरर रहे हैं। लेकिन इस बार वो अलग हटकर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या संघ का समर्थन अजीत पवार तक पहुंच पाया है? क्या बीजेपी का नैरेटिव के साथ अजीत पवार कंफर्टेबल हो पाए हैं? और क्या बीजेपी का वोट बैंक, क्या शिंदे की सेना का वोट बैंक भी अजीत पवार के पास शिफ्ट हो पाया है? और बारामती में उनकी ताकत क्या कहती है, ये नतीजे बता देंगे। तीन बड़े चेहरों की हमने बात की। बात उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की भी कर लेते हैं, जो वर्ली सीट से चुनावी मैदान में है। वर्ली सीट जहां पर पहले मुकाबला बड़ा आसान दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही शिंदे गुट से मिलिंद देवड़ा चुनावी मैदान में उतरते हैं, यहां पर समीकरण बदल जाता है। इस मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया जाता है जब परिवार के सदस्य को ही कमबैक करने के लिए परिवार के ही एक सदस्य के द्वारा वहां पर टिकट दे दिया जाता है। तो मुश्किल आदित्य ठाकरे की भी है, लेकिन क्या आदित्य ठाकरे परिवार की सियासी साख बचा पाएंगे? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे और उनके बेटे भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर है ये मुकाबला माहिम का भी बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। बिल्कुल, ये मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। और मीनाक्षी, जब हम महाराष्ट्र की सियासत की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा चर्चा होती है उन चेहरों की जिन्होंने पाला बदला है, जिनको लेकर कंफ्यूजन क्या वोटर्स के अंदर बरकरार रही, क्या कंफ्यूजन का मार्जिन उनको मिल पाया है, या फिर मैसेज एकदम क्लियर रहा। देखिए, बीजेपी के पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल एनसीपी पवार में शामिल हो गए। मिलिंद देवड़ा, जिसका जिक्र अभी आपने किया, कांग्रेस छोड़ शिवसेना में शामिल हुए। वर्ली से आदित्य ठाकरे के सामने वो मैदान में हैं। अविनाश ब्राह्मणकर की अगर आप बात करेंगे तो ये एनसीपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हें साकोली से नाना पटोले के सामने उतार दिया गया। नाना पटोले को चुनौती देने के लिए उन्हें उतार दिया गया। संजय निरुपम की अगर आप बात करेंगे तो इन्होंने कांग्रेस छोड़ी, शिवसेना में गए। डिंडोशी सीट से इनको चुनाव में उतार दिया गया। अर्चना पाटिल की अगर आप बात करेंगे तो शिवराज पाटिल की बहू हैं, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गई। लातूर सीट से अमितेश देशमुख के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। नीलेश राणे की अगर आप बात करेंगे तो टिकट के लिए बीजेपी छोड़ शिवसेना में गए, कुड़ाल से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का फेरबदल या कुछ इस तरीके का आना जाना नेताओं का लगा रहा है। राजकुमार बाडोले, पूर्व मंत्री, बीजेपी छोड़ एनसीपी में शामिल हो गए। वहीं संदीप नाइक की अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी नेता गणेश नाइक के बेटे हैं, एनसीपी पवार की पार्टी में ये शामिल हो गए हैं। तो अभी जो फाइट है वो दिलचस्प इस वजह से है क्योंकि मुकाबला कई सीटों पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का है। तकरीबन 35 ऐसी सीटें हैं, विदर्भ की सिर्फ मैं बात कर रही हूं, जहां पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का जो मुकाबला है वो सीधा देखने को मिल रहा है। उद्धव ठाकरे वर्सेस शिंदे के अगर फाइट होती है तो कौन जीतता है? क्या शिंदे शिव सैनिकों का वोट अपने पाले में खींच पाते हैं या ठाकरे सिंपैथी वोट गेन कर पाते हैं? ये देखना दिलचस्प है। चाचा भतीजे की फाइट में कौन अपने आप को अव्वल साबित कर पाता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। और जब महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों को आप देखेंगे तो इसका रेफरेंस लोकसभा चुनावों से लिया जा रहा है। और देखना मेरे लिए भी दिलचस्प होगा कि मराठवाड़ा में जो डेंट भारतीय जनता पार्टी को लगा, 0 सीट मराठवाड़ा में लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई। मराठवाड़ा रीजन अपने जातीय कॉम्बिनेशन की वजह से काफी महत्वपूर्ण रहता है। हालांकि
की जगह पर बीजेपी का दबदबा जरूर रहता था। कुल 40 सीटें यहां पर हैं और 16 सीटें 2019 के चुनावों की बात करेंगे तो बीजेपी ने जीती, संयुक्त शिवसेना की बात करेंगे तो 12 सीटें जीती, कांग्रेस ने 8 सीटें जीती। लेकिन जब लोकसभा 2024 का चुनाव हुआ तो 8 सीटों में से बीजेपी के आगे शून्य रहा। शिवसेना शिंदे गुट सिर्फ 1 सीट जीत पाई, कांग्रेस 3, यूबीटी 3 और एनसीपी पवार गुट ने 1 सीट यहां पर जीती थी। अब इसके जातीय कॉम्बिनेशन की अगर आप बात करें तो मराठा यहां तकरीबन 35% से ज्यादा है। ओबीसी की अगर आप बात करेंगे तो 35 से 40% यहां पर ओबीसी हैं, 15% यहां मुसलमान भी हैं। औरंगाबाद वाली सीट जहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी दावा ठोकती है, इसी रीजन से आती है, इसलिए यहां का जो जातीय कॉम्बिनेशन है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहीं से मराठा आंदोलन हुआ। मनोज जरांगे जो बीजेपी पर तो अटैकिंग रहे, लेकिन एकनाथ शिंदे पर उनके जो तेवर थे वो थोड़े से नरम रहे। इसलिए कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के भरोसे या शिवसेना शिंदे गुट के भरोसे भारतीय जनता पार्टी मराठवाड़ा में आगे बढ़ रही है। अब क्या फायदा मिलेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल।